अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। हम बस थोड़ी देर तक स्टार्ट करने लगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है और मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, मुझे बता दें काइंडली। यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है और आपकी स्क्रीन भी शेयर हो रही है। चलिए ठीक है। अच्छा, आज जो हम चैप्टर पढ़ने लगे हैं वो है नंबर प्रॉपर्टीज़ का। चैप्टर नंबर 15 है। सही है। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली जो फॉर्मूलाज वगैरह या जो भी कंसेप्ट वगैरह हैं वो आपको मैं पहले बता देता हूँ कि क्या क्या यूज़ होंगे। तो और क्वेश्चन में जब भी आएगा तो हम मैं आपको बता दूंगा कि ये मैंने आपको बताया था ये चीज़ नहीं, ठीक है। मैं आपको फिर भी पहले ना बता देता हूँ इसमें। अच्छा। अच्छा, इसके इसके अंदर ना बेसिकली यूज होगा, सबसे पहले नंबर लाइन का कंसेप्ट होता है। मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे इसको मैं ना हम्म, ऐसे ले लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे होगा हमारे पास जीरो। ठीक है, यहाँ पे होगा ये -1 है, सिर्फ नेगेटिव लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होते हैं। ठीक है। और राइट साइड पे हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है। ये रियल नंबर लाइन है। अच्छा, इसके अंदर ये इसका कंसेप्ट देने का मकसद ये है कि जो जीरो से राइट साइड पे होते हैं वो ग्रेटर होते हैं। ठीक है। और जो जीरो से लेफ्ट साइड पे होते हैं वो नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जो जा रहे होते हैं नंबर, वो छोटे होते हैं। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जो है मैं आपको बता देता हूँ इसमें फार्मूला कौन कौन सा यूज होना। इसमें जो मेन फार्मूला ज़्यादातर जो क्वेश्चन में है ना, वो सिंपल है। वो कहेगा कि आपके पास आप मुझे बताओ, मेरे पास एक नंबर है 1, और एक मेरे पास नंबर है, यानी कि 1 से लेकर ना जितने भी 240, मतलब 240 तक जितने भी नंबर है ना, इनका मुझे कंसेक्यूटिव जो है नंबर हैं। ठीक है, 1 से लेकर मेरे पास 40 है, एक कंसेक्यूटिव नंबर है, ये 1 2 3 4 5, और ये जा रहे हैं 40 तक। तो आप उसका मुझे बताओ कि इसका सम किस तरह निकालोगे। ठीक है। इन कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम का फॉर्मूला आता है एन। एन जो है ना नंबर है बेसिकली। ठीक है। एन जो है 40 इस केस में आएगा। ठीक है। और इसका फॉर्मूला बनेगा एन इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। और बेसिकली एन क्या है इसमें? एन है हमारे पास 40। अच्छा, इसको मैं कंप्यूट करूंगा ना तो किस तरह बनेगा? 40 तो आ जाएगा ना वैसे का वैसे। ठीक है। और 40+1 डिवाइड बाई 2 क्या बनेगा मेरे पास? 41 डिवाइड बाई 2, तो ये बनेगा 20.5। ठीक है। आज को मैं जब कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास इसका सम ऑफ फर्स्ट 40 नंबर्स आ जाएंगे। सही है। ये आपने फार्मूला ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अच्छा। अच्छा, बाकी जो भी कंसेप्ट आएगा ना तो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूंगा। क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन की तरफ सर मूव ये करते हैं। थोड़ा ये रिपीट कर दें फार्मूला में। अच्छा। अच्छा, वो आपको कह देता है कि मेरे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है। एन इंटीजर्स नंबर है कंसेक्यूटिव। ठीक है, 1 से लेकर सपोज मैंने कंसीडर कर लिया 40 तक। ठीक है। तो वो कहता है 1 से लेकर 40 तक इनका सम बताओ मुझे, सम क्या आएगा? तो 1 2 3 4 5, अगर इसको आप सम करने बैठे कैलकुलेटर तो काफी टाइम लगेगा। इसके जो अल्टरनेट फॉर्मूला है ना, जो हम जल्दी सॉल्व कर पाएंगे उससे, तो वो फॉर्मूला है n × n+1 डिवाइड बाई 2। तो एन बेसिकली क्या है? एन है जो नंबर आपका अपर लिमिट में गिवन होगा 40। सही है। और जो दूसरे में आपने क्या कैलकुलेट करना है? एन तो 40 का 40 आ गया वैसे। और एन के n+1 डिवाइड बाई 2 आप करेंगे, यानी कि 40 को का मीडियम वो लेंगे, एवरेज ले लेंगे इसका। ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। और जो आप और दोनों चीज़ों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इस केस में सपोज वो कहता है 1 से लेकर 50 तक, तो इस केस में एन क्या बनेगा हमारे पास? 50। 50 इंटू 50+1 डिवाइड बाई 2, तो 51 डिवाइड बाई 2 क्या बनेगा मेरे पास?
25.5, और 25.5 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 50 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, श्योर। चलें हम ना क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, ऑन अ नंबर लाइन द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज 4। ठीक है, 4 यूनिट्स जो है ना डिस्टेंस है ए टू बी लाइन का। ठीक है, और द डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी इज 5। ठीक है, उसने क्वांटिटी ए में क्या पूछा हुआ हमसे, द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, यानी कि ए टू बी क्या था मेरे पास 4, और बी टू सी क्या है हमारे पास 5। अच्छा, लोग आमतौर पर क्या करेंगे इसमें, इस तरह के सवाल में कि ए टू सी निकालना है ना, तो क्या करेंगे, ए टू बी हमें गिवन है, बी टू सी भी गिवन है, तो दोनों को ऐड कर दो तो मेरे पास ए टू सी आ जाएगा ना डिस्टेंस, तो वो 9 बनता है। 4 + 5 इज इक्वल टू 9। लेकिन आपने ना, ये आंसर तो बन जाएगा, लेकिन इसमें ना आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने और अल्टरनेटिव वे भी देखने हैं कि हमारा कोई और आंसर तो नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा, एक केस में तो हमारा आंसर 9 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी आप सिलेक्ट करेंगे इसमें, अगर आप जल्दी इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लेकिन जब आप इसको, मैं आपको इसको फिगर ना दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसके मल्टीपल रूट्स बन सकते हैं। ये देखें फिगर जरा, ए टू सी जो है मेरे पास 4 और 5 का डिस्टेंस है, ए टू बी 4 था, बी टू सी 5 था। ठीक है, ये एक तो हमने निकाल लिया कि 9 डिस्टेंस बनेगा। लेकिन मैं इस तरह भी तो कर सकता हूँ इसको, कि फिगर में बनाऊं, सी को पहले ले लूं, और सी टू बी डिस्टेंस हमारे पास क्या है 5 है। ठीक है, और क्योंकि बी और सी का डिस्टेंस और सी और बी का डिस्टेंस आपस में क्या होता है, सेम होता है ना, 5 ही है। तो इस तरह भी तो मैं ले सकता हूँ, और ए को मैं बीच में ले लूँ, तो इस केस में टोटल जो डिस्टेंस बनेगा वो 1 बनेगा ए और सी का। तो जब अल्टरनेट आंसर आ जाए ना आपके पास इस तरह के सिनेरियो में, तो आप सी को चूज नहीं करेंगे, फिर आप डी को चूज करेंगे इस केस में। ठीक है, तो ये आपने ना, जब भी आप इस तरह के सवाल आए ना आपको नंबर लाइन के, तो आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, और उसको कोशिश करें कि आप डी प्रूफ करने की कोशिश करें। अगर डी प्रूफ नहीं होता ना, इसका मतलब आंसर आपका फिर ठीक निकला है। लेकिन अगर आपके पास डी प्रूफ हो जाए तो फिर आप मल्टीपल यानी आंसर आ जाते हैं ना, तो आपको फिर डी चूज करना पड़ेगा। सही है, हम नेक्स्ट करते हैं। समझ आ गई ये वाली सवाल की? जी सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, ए बी सी एंड डी आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। सर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मैं आपको कंसेप्ट देना बताना भूल गया। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं जो जिनका डिफरेंस जो होता है सेम रहता है। हर कंसेक्यूटिव जो, मतलब कि सपोज मैं आपको ना एग्जांपल देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ये भी होंगे 2 4 6 8, यानी कि सबका डिस्टेंस जो है ना, 4 को 2 में से माइनस करेंगे 2 रहेगा, 6 को 2 4 में से माइनस करेंगे 2 आएगा, 8 को 6 में से माइनस करेंगे 2 आएगा। कंसेक्यूटिव का मतलब है कि फर्दर आने वाले उन सबका आपस में जो सम करेंगे ना, यानी डिफरेंस निकालेंगे, वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का कंसेप्ट है। अच्छा, वो कह रहा है ए बी सी एंड डी आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स सच दैट ए इज लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी, यानी कि ए इस केस में सबसे छोटा होगा और डी इस केस में सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कुछ वैल्यूज। अच्छा, जब भी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं ना, तो उनका ना आपस में जो मीडियन होता है ना वो सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा, उसने क्वांटिटी ए में मेरे से पूछा हुआ था एवरेज ऑफ ए बी एंड डी। ठीक है, और क्वांटिटी बी में उसने पूछा हुआ है एवरेज ऑफ बी एंड सी। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि जब भी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं ना, तो उस केस में ना मीडियन और मोड बराबर होते हैं आपस में। हाँ जी, इस केस में सी बनेगा आंसर। मैं आपको समझा भी देता हूँ किस तरह बनेगा। जब भी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात करेगा ना वो, तो उसका मतलब है मीन और मीडियन हमेशा बराबर होंगे, हमेशा, नो डाउट एट ऑल। ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखनी है ये चीज। अच्छा, जब इस तरह का जब ये हमें पता है कि मीन और मीडियन बराबर होगा ना, तो जब आप एवरेज लेंगे ना ए बी सी डी की, तो इसमें क्या है, एवरेज आप किस तरह लेते हैं, जब 4 नंबर होते हैं तो सबको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 4 कर देंगे। ठीक है, इसको मैं मीडियन के तरीके से फाइंड कर सकता हूँ, यानी कि ये क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है ना, मतलब ए सबसे छोटा है, बी बड़ा है, यानी कि थोड़ा सा, सपोज मैं सवाल इससे ले लेता हूँ, 1 इज लेस देन 2 लेस देन 3 लेस देन 4, सॉरी 4। तो आप जब इनको सबका ये एक लॉजिकल ऑर्डर में है ना, मतलब कि कोई आगे पीछे नहीं है, तो मीडियन हम इसी तरह निकालते हैं ना, पहले उसको सॉर्ट करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में।
ठीक है। तो उसके बाद आप क्या कहते हैं, उनमें से देख लेते हैं, अगर इवन होता है तो फिर जो मिडल वैल्यूज होती हैं उन दोनों का सम करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। यानी कि इस केस में अगर मीडियन हमने निकाला हुआ ना, तो 2 + 3 डिवाइड बाय तो 2 कर दूंगा तो मेरे पास आंसर है, यानी 2.5 इस केस में आंसर आएगा। तो अच्छा, क्वांटिटी बी भी यही कह रहा था कि वो एवरेज ऑफ बी एंड सी, यानी कि बी क्या है इस केस में 2 है और सी क्या है 3 है, तो दोनों को सम करके 2 करूंगा तब भी मेरे पास आंसर सेम आएगा। तो इस केस में हमारे पास ऑप्शन सी बनेगी। ठीक है। जब भी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात करेगा ना वो, तो उनका आप याद रखना मीन और मीडियन आपस में हमेशा बराबर होगा। मीन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। मीन निकलता है जितनी भी वैल्यूज गिवन होती है ना, उन सबको ऐड करेंगे और उसके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देंगे। यानी कि इस केस में देखें 1 2 3 4 5 है, तो उन सबको आप ऐड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और मीडियन का आपको मैंने बताया, अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज है ना, तो मिडल वैल्यू इज द मीडियन। ठीक है। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज होती है ना, जैसे कि 2 4 6 8 है, तो इस केस में जो मिडल वैल्यूज होंगे ना, मोस्ट मिडल वैल्यूज यानी 4 और 6, उन दोनों को सम करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपको मीडियन आ जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट वन करते हैं। एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी आर कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर्स। अच्छा, ओड इंटीजर्स का मतलब है कि उनमें डिस्टेंस होगा 2 का, यानी कि 1 3 5 7 9 इस तरह ऑड ऑड वैल्यूज लेंगे आप। अब इसको 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसने कहा ये ऑड इंटीजर्स हैं और कंसेक्यूटिव हैं, दो दो प्रॉपर्टी होगी, एक ऑड है और एक कंसेक्यूटिव है। ठीक है। सच दैट डब्ल्यू इज लेस देन एक्स लेस देन वाई लेस देन जी, यानी कि जेड इस केस में सबसे बड़ा होगा और डब्ल्यू जो होगा ना वो सबसे छोटा होगा। तो यानी कि हम इस केस में 3 लेस देन 5 लेस देन 4 लेस देन सॉरी 5 लेस देन 7 इस तरह कंसीडर कर सकते हैं इस केस में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। अच्छा चले, मैं ना इसमें इस केस में वैल्यूज अज्यूम कर लेता हूँ 1 3 5 7। अच्छा, ये दोनों प्रॉपर्टी मैच करेंगे, देखें कंसेक्यूटिव भी हैं और ओड भी हैं सारी। ठीक है। अच्छा, उसने मुझसे पूछा है एक वैल्यू दी है डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आप इनको मल्टीप्लाई करें और उसको देखेंगे ओड है या नहीं। ठीक है। अब मैं इसको सारों को ना मल्टीप्लाई करता हूँ। 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर 3 3 5 जार 15 15 7 जार आई थिंक 15 5 जार कितना होता है 105। हाँ जी, टोटल 105 आया। तो ये मेरे पास कह रहा है ऑड। ठीक है। तो इस केस में तो ओड आ गया। सपोज मैं कोई और वैल्यू ले लेता हूँ इसमें 3 5 7 9, तो आप उसमें चेक कर लें कि ये ओड आता है या नहीं। ठीक है। 3 5 7 9, तो आप 3 5 15 15 7 105 105 को मैं 1.9 से मल्टीप्लाई कर दूँ। 945। हाँ जी, 945 आएगा, तो ये भी ओड आएगा। ठीक है। यानी कि ओड नंबर्स आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है। तो यानी कि एक तो ये ट्रू हो गया ना, सही है। अच्छा, दूसरी में है कि आप सबको ना सम करें, सबका इंडिविजुअल सम करें और उसमें देखें कि वो क्या वैल्यू बन रही है। मैं 1 3 5 और 7 का सम करता हूँ। 1 + 3 4 4 + 5 9 9 + 16 7 आएगा सर। 16। तो ये तो इवन हो गया, लेकिन उसने सवाल में क्या है, ये तो ओड है, तो ये हम इसको चूज नहीं करेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन 2 जो है ना रिजेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन 3 को देखें, W + Z = X + Y। अच्छा, इसके W ये यानी कि जो बाउंड्री वैल्यूज है ना, उनको आप सम करें और ये चेक भी करें। ट्रू है। हाँ, 1 हाँ 3 और 5 को सम करें 8 आया, और 7 और 1 को करें तो 8 आया। अब आपने सिर्फ एक वैल्यू से आपने अंदाजा नहीं लगा लेना कि ये हमेशा आएगा। 2 या 3 वैल्यू कंसिडर करके देखें कि आपके पास क्या आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो कभी कभी मसला हो जाता है। इसमें इस तरह के सवालों में, कंसेक्यूटिव सवालों में इतना मसला नहीं होता। मसला तब बनेगा जब ना नेगेटिव वैल्यूज होंगी या पॉइंट्स में वैल्यूज होती है ना तब। लेकिन जब ऑड और इवन में हो ना, तब इतना आपको 2 या 3 आप चेक करोगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा कि क्या है। ठीक है। तो ऑप्शन जो 3 है ना ये भी सही है और ऑप्शन 1 भी सही है। ऑप्शन 2 जो है ना इनकरेक्ट है। तो 1 और 3 इज द आंसर। सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में मूव करते हैं। क्वांटिटी ए है मेरे पास। द सम ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 इंक्लूसिव, यानी कि 1 और 100 जो है ना इस केस में इंक्लूड हो।
और क्वांटिटी बी है मेरे पास द सम ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। उसमें क्या था, ऑड था, इसमें क्या है इवन इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 15 और 1 to 100, सॉरी इंक्लूसिव भी है ये। अच्छा उसने ऑड इंटीजर्स बोला ना पहले क्वांटिटी में, हम इसको ना मैं आपको ड्रॉ भी कर देता हूँ, बता भी देता हूँ क्या। 1, इस केस में हमारे पास 1 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, और सो ऑन जो है ना ये जा रहे हैं 99 तक। ठीक है, क्योंकि ऑड है ना 100 तो इवन आ गया। ठीक है, क्वांटिटी ए मेरे पास ये वैल्यूज आएंगी। और क्वांटिटी बी में देखें मेरे पास आएगा 2। ठीक है, इवन लेना है ना हमने, 1 तो आएगा नहीं ना, 1 इज नॉट एन इवन नंबर। और 4, फिर उसके बाद 6, उसके बाद सो ऑन से लेकर ना ये जाएगा 100 तक। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, इस केस में जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना वो आपको लगाने की जरूरत नहीं है। इससे आपको देख के अंदाजा हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। 135 है अब। ठीक है, आप ना जब रिपीटिंग वैल्यूज और कंसेक्यूटिव वैल्यूज होती है ना, तो आप इनको ना बड़े आराम से कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें कोई डेविएशन ज्यादा नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल सेम सेम का सम जो डिफरेंस होता है वो आ रहा होता है। ठीक है, यानी कि 2 का डिफरेंस आ रहा है इन केस में ना। तो आपके पास अगर आप इसका छोटा पार्ट भी कंसिडर करेंगे ना, जैसे कि ये तो 100 वैल्यूज है, 50 वैल्यूज आएंगे ना टोटल। ठीक है, 1 से लेकर 99 तक 50 वैल्यूज बनी। ठीक है, और 2 से लेकर 100 तक भी 50 वैल्यूज बनी। तो इसका मैं छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लेता हूँ, 1, 3 और 5। ठीक है, तो इनका मैं सम करके देख लेता हूँ, और 2, 4, 6 का सम करके देख लेता हूँ कि मेरे पास क्या आंसर आता है। 1, 3, 5 को आप सम करेंगे तो आपके पास आएगा 8। ठीक है, और 2, 4, 6 को सम करेंगे ये आएगा 12। तो जब इस केस में क्या पता चल रहा है हमें, क्वांटिटी बी जो है ना वो ज्यादा बड़ी है, यानी कि 12 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे 12 आ रहा था ना और यहाँ पे 8 आ रहा था। तो जब मैंने आपको इसलिए ये बताई है टेक्निक कि आपको पूरे सम करने की जरूरत नहीं है। जब कंसेक्यूटिव की बात हो रही होती है ना, तो आप उसका छोटा पार्ट भी कंसिडर कर लेना, और ये पैटर्न जो है ना आगे वाले वैल्यूज के लिए भी ट्रू रहेगा। ठीक है, तो जब आप नेक्स्ट वैल्यू भी ऐड करेंगे ना तो आपको तब भी ये जो है ना वैल्यू ट्रू रहेगी, यानी क्वांटिटी भी हमेशा बड़ी रहेगी। सही है, तो क्वांटिटी बी विल बी द आंसर इन दिस केस। ये बगैर फॉर्मूला लगाए भी आप कर सकते हैं। सर इसका वैसे कोई फार्मूला है इनका अगर हम सम करें तो? फॉर्मूला जो था वो तो कंसेक्यूटिव नंबर वाला था। मुझे कंफर्म करना पड़ेगा इसका फॉर्मूला। मेरा ख्याल से n × n+3 वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन मुझे एक दफ़ा कंफर्म करना पड़ेगा। लेकिन आप इस वाले सवालों को ना आप इसी तरह करें तो ज़्यादा क्लियर बेटर तरीके से हो पाएगा, क्योंकि इनका सबका जो है ना डिफरेंस जो है ना सेम है ना। तो आप इसका छोटा पार्ट यानी कि इसका सबसेट भी कंसिडर करें ना, यानी 135 मैंने ले लिया, मैंने पूरी यूनिवर्सल सेट नहीं उठाई, मैंने उनका थोड़ा सा पार्ट कंसिडर कर लिया। तो आप कोई भी पार्ट उसको उठा के वेरीफाई कर सकते हैं कि वो इक्वल आ रही है या बड़ी आ रही है छोटी आ रही है। सही है, वो जो मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया है ना, वो है कंसेक्यूटिव नंबर्स का, यानी कि इसमें तो 2 का डिफरेंस आ रहा है ना। वो वाला है जिसमें सिर्फ सिंपल 1 का डिफरेंस हो, यानी 1, 2, 3 वाले। उसका मुझे फॉर्मूला वैसे देखना पड़ेगा, अभी मैंने उसका देखा नहीं। वैसे आप इसको इस तरह भी सोल्व करें तो क्लियर हो जाएगा ये। सर उसका फॉर्मूला है n/2। मैं लिखवा देती हूँ। जी, n/2 into 2 और ब्रैकेट n/2 इंटू ब्रैकेट ब्रैकेट 2a1 2a1 प्लस, 2a1 सॉरी जी सर, 2a1 प्लस प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट n-1 n-1 ब्रैकेट क्लोज ठीक है, d डी d ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सर इसमें n अच्छा जो है वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है जो कि ठीक हमारे है, पास 50 है। a1 जो है वो उस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है जो ठीक कि है, अगर फर्स्ट वाले, और d जो है वो आपके पास डिफरेंस है हर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के दरमियान। तो ये वैल्यू ठीक हो पुट गया, करें तो वो आपको मिल जाएगा उसका सम। सही है, अच्छा ठीक हो गया, चलें सही है। लेकिन ना इसमें कैलकुलेशन का अगर आपको मसला आएगा कैसे, क्योंकि थोड़ा टाइम लगे, कंज्यूमिंग हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो जाता है तो आप इस वाले तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर आपको मस्ट चाहिए होगा, यूज़ करना पड़ेगा, तो आपके तकरीबन 30 सेकेंड्स जो है ना वो ज़्यादा लगेंगे। लेकिन आप जब ये 135 कंपेरिजन से करेंगे ना तो आपको जल्दी हो जाएगा इस तरह के सवाल। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप उससे भी कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं। अच्छा
क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, यानी कि सबका मैंने सम किया और वो मेरे पास ओड है, और दूसरी कंडीशन क्या है, एंड ए बी सी डी आर इंटीजर्स, यानी कि सिंपल इंटीजर्स हैं, ठीक है, उसका ये नहीं जिक्र कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है या ओड है या कुछ भी नहीं बताया, ठीक है, सिंपल इंटीजर्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द नंबर ऑफ इंटीजर्स अमंग ए बी सी डी एंड ई दैट आर इवन। अच्छा, इस तरह का सवाल आएगा ना, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको इसको ना दिखा भी देता हूँ, आप इस तरह के सवालों को ना करते किस तरह, तो आप अच्छे तरीके से समझ आएगी। अच्छा, उसने कहा है मुझे ना कि इंटीजर जो है ना, एक मैं आपको दोबारा सवाल पढ़ा दूँ, समझ आ जाएगी आपको, यानी कि उन सबका जो सम है ना पांचों डिजिट्स का, वो ओड है, ठीक है, और जो ए बी सी डी है ना वो हमारे पास इंटीजर्स हैं, ठीक है, यानी कि वन, जो सम है ना वो ओड है, यानी कि एक सिंगल एंटिटी जो आंसर आएगा ना वो ओड आएगा, और ए बी सी डी ई जो है ना वो इंटीजर्स है मेरे पास, ठीक है। तो उसने कहा है कि ए बी सी डी जो ई है ना, वो क्या, विच कुड बी फॉलोइंग इंटीजर्स अमंग, मतलब कितने जो डिजिट हैं वो इवन इसमें से होंगे, ए बी सी डी और कंसिडर करें तो कितने सच नंबर होंगे, ठीक है। तो अच्छा, इस केस में क्या होगा कि एक आप कंसिडर करें इसमें कि एक ओड है, सपोज मेरे पास 5 वैल्यूज है ना टोटल, तो एक मेरे पास ओड है और 4 इवन है, ठीक है। तो दूसरी दूसरी क्या है, 3 ओड है और 2 इवन है, तो उसने सवाल में यही कहा है ना कि ओड नंबर होना चाहिए, ठीक है। और जब मैंने ये कंसिडर कर लिया कि एक ओड हुआ तो मेरे पास 4 इवन होंगे, 3 ओड होगा तो मेरे पास 2 इवन होंगे, और 5 ओड होंगे तो मेरे पास 0 इवन होंगे, क्योंकि टोटल नंबर मेरे पास 5 है, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ इवन क्या क्या वैल्यूज बन सकती हैं, यानी कि एक तो वैल्यू ये होगी 0, कि कोई इवन ना हो मेरे पास, दूसरी वैल्यू होगी कि मेरे पास 2 इवन हो, ठीक है, तीसरी वैल्यू क्या होगी, मेरे पास 4 इवन हो, यही कंडीशन बन सकती है ना, और तो कोई भी कंडीशन नहीं है। तो इस केस में ना आंसर आएगा 0, 2 और 4, ठीक है। आप इस केस में क्या करें, और नंबर ऑफ वैल्यूज निकालने हैं, उसमें से देखें जो जो बच रहा है उसमें से माइनस करते हैं 5 में से, यानी 5 माइनस 1 क्या है 4, 5 माइनस 3 क्या है 2, 5 माइनस 5 क्या है 0। इस तरह आपके पास नंबर ऑफ इवन आ जाएंगे। अगर वो ओड पूछता तो आप 1 3 5 आंसर लगाते, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, द लीस्ट ओड नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। द लीस्ट ओड नंबर, यानी कि आप पहले से क्या करें, 5 फैक्टोरियल ले लें, मैं 5 फैक्टोरियल ले लेता हूँ। 5 फैक्टोरियल बेसिकली 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये बनता है 120, ठीक है। लेकिन उसने कहा है द लीस्ट ओड नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि या 120 से ग्रेटर हो और वो ओड भी हो और सबसे छोटा भी हो, तो 121 विल बी द वो ऐसा नंबर होगा 121 जो कि ये सारी कंडीशन जो है ना सेटिस्फाई कर रहा होगा, वो ओड भी है, ठीक है, वो इससे ग्रेटर भी है, और ये सारी जो कंडीशन है ना, और 5 फैक्टोरियल तो आपने निकाल लिया, ठीक है, उससे आपने एक डिजिट बड़ा ले लेना है, तो अगर वो कहता है ना इवन इंटीजर तो आप 122 लेते हैं, ठीक है। तो ये आपने बड़ी स्टेटमेंट जो है ना ध्यान से रीड करनी है और आपके पास पता चल जाएगा क्या वैल्यू है, ठीक। क्वांटिटी ए मेरे पास आ गई 121, क्वांटिटी बी देखते हैं, द ग्रेटेस्ट इवन नंबर लेस देन और इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। अच्छा, सबसे पहले आप कह रहे हैं 6 फैक्टोरियल लें, जो मेरे पास बनेगा 720, ठीक है, 720 मैंने लिख दिया। उसने कहा है द ग्रेटेस्ट इवन नंबर लेस देन और इक्वल टू, यानी कि उससे छोटा होना चाहिए या इक्वल हो, सही है। तो लेस देन और इक्वल टू क्या है, यानी कि आप 720 ही कंसिडर करें क्योंकि ये इवन भी है और इक्वल भी है, ठीक है। तो आप कंपेयर कर रहे हैं बेसिकली 121 को और 720 को, तो 720 जो है ग्रेटर है, तो इस केस में क्वांटिटी बी विल बी द आंसर। ये इजी था सवाल, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। इफ सेट एस कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, एक सेट है मेरे पास, उसके अंदर सारे जो है ना पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो कि मल्टीपल हैं 2 के और 7 के, तो हाउ मैनी नंबर्स इन सेट एस आर बिटवीन 140 एंड 240 इंक्लूसिव, यानी 140 भी इंक्लूड करेंगे हम और 240 भी इंक्लूसिव है, यानी कि 239 हम 239 के बाद यानी कि 240 भी इंक्लूड करेंगे और 140 भी, 141 से स्टार्ट नहीं हो रहा है ये, 140 से ही स्टार्ट हो रहा है और एंड के कहाँ पे होगा 240 पे। अच्छा, वो कह रहा है मल्टीपल ऑफ 2 एंड 7,
तो इसका मतलब हुआ जब वो 2 और 7 को जब आप एलसीएम लेंगे ना तो ये बनता है 14, यानी कि वो मल्टीपल जो होंगे ना वो 14 के मल्टीपल होंगे, ठीक है। उसने कहा कि कितने नंबर आएंगे 140 और 240 के दरमियान जो कि 2 और 7 के मल्टीपल हैं। तो आप बेसिकली क्या करें, 14 के मल्टीपल्स देख लें जो 140 240 के दरमियान आएंगे। तो आप क्या करें, सिंपल है इसका। पहला नंबर आएगा मेरे पास 140 इज डिविजिबल बाय 14, पहला नंबर ये आ गया। और इसके बाद 158, फिर उसके बाद आप जितने भी नंबर ऐड करें 172, ठीक है। और उसके बाद 186 और सो ऑन जो है ना, आप काउंट कर लें कि कितने बन रहे हैं अप टू 240 से पहले पहले, ठीक है। तो जितने नंबर बनेंगे ना वो आप आंसर में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मैं उसका आंसर भी आपको बता देता हूँ। ये देखें 140, 154, 168, 182, 196, सही है। तो ये कितने बने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बने, तो 8 विल बी द आंसर, सही है। यहाँ पे मैंने 158 गलती से लिख दी, यहाँ पे 14 लिखना था, 154 लिखना था, सही है। और यहाँ पे मैंने लिखना था 168, ठीक है। सो ऑन, ओके, ठीक है। इस तरह आप जितने भी सम बनेंगे ना तो आप देख लेंगे कि नंबर ऑफ काउंटिंग करने हैं उसकी कितने बने, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास। ए बी जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है, और बी सी जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो लेस देन 0 है। अच्छा, ए बी अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसके पास इसको देख के, क्वेश्चन को देख के हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यानी कि ए बी पॉजिटिव होंगे, ए और बी दोनों पॉजिटिव ही होंगे, या ए बी दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है। ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि ए भी पॉजिटिव होगा और बी भी पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब है कि ए बी जो है ना वो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अगर मैं दोनों नेगेटिव नंबर कंसिडर करता हूँ ना तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बना मेरे पास, पॉजिटिव। तो ए और बी जब मैं दोनों नेगेटिव लूंगा ना वो मेरे पास बनेगा पॉजिटिव, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास पता चल गई। यानी कि साइन जो होंगे ना इनके सेम होंगे, साइन जो ए बी के है ना वो साइन सेम होगा। अच्छा, बी और सी को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आपस वो आएगा लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव नंबर आएगा। तो इसका ये इंफॉर्मेशन हमें ये दे रहा है कि एक इन दोनों में से एक नंबर जो होगा ना वो नेगेटिव होगा, तो तभी मेरे पास लेस देन वो बनेगा ना। अगर मैं दोनों पॉजिटिव ले लूँ तो आंसर तो मेरे पास ग्रेटर देन 0 आएगा, और अगर मैं इसमें दोनों नेगेटिव ले लूँ तब भी मेरे पास पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास दोनों ऑपोजिट साइन के होंगे, ठीक है। ये अगर बी पॉजिटिव होगा तो सी नेगेटिव होगा, और अगर सी नेगेटिव होगा तो बी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो उसने क्या पूछा मेरे से, क्वांटिटी ए जो है ए सी है और क्वांटिटी बी जो है ना वो 0 है। अच्छा, जब मेरे पास सिनेरियो में लिख भी देता हूँ साथ ना तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों अगर ऑपोजिट नंबर होंगे, ठीक है। अगर मैं बी पॉजिटिव ले लेता हूँ तो सी की वैल्यू क्या बनती है, ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव। यानी कि तो मैं ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मेरे पास नेगेटिव नंबर आएगा, ठीक है। और मैं दूसरे सिनेरियो में देखूं कि बी को मैं नेगेटिव ले लेता हूँ तो मुझे ना सी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ऐसा ही है। जब सी पॉजिटिव लेना पड़ेगा तो उस केस में मुझे ए जो है जो बी बी की जो वैल्यू थी, यानी जो बी पॉजिटिव लिया था, तो हमें ए भी हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। एक अगर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो मेरे पास हमेशा आंसर जो है ना नेगेटिव का आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव आ रहा है। ए अगर मैं नेगेटिव लूंगा तो सी पॉजिटिव हो जाएगा, सी अगर पॉजिटिव लूंगा तो ए नेगेटिव हो जाएगा। तब इस तरह का जब सिनेरियो बन जाए ना तो हमें पता चल जाता है कि हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। तो क्वांटिटी बी विल बी द आंसर इन दिस केस, सॉरी, क्वांटिटी जो बी, हाँ हाँ जी, क्वांटिटी बी विल बी द ग्रेटर देन क्वांटिटी ए, सो बी विल बी द आंसर इन दिस केस। क्वेश्चन की नहीं समझ आएगा मुझे बताएं, फिर मैं आपको दोबारा समझा दूँ, कोई इशू की बात नहीं। चलिए हम आगे मुझ पर क्लियर है समझ सर। आ गया। हाँ जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना ये भी सिमिलर है, इसका भी आंसर जो है ना बी आएगा, कोई फर्क की बात नहीं है इसमें, ठीक है। वही कंसेप्ट यूज किया है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। मेरे पास है ए बी सी जो है लेस देन 0 है, एक लीजिएगा। अच्छा, ए बी सी जो हमारे पास लेस देन 0 है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लेस देन 0 यानी नेगेटिव नंबर आ रहा है।
और इस इंफॉर्मेशन को देख के आप बताएं मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है मुझसे मुझे, यानी कि या मेरे पास दो पॉजिटिव होंगे और एक नेगेटिव होगा, यानी एक नेगेटिव होगा, या तीनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, तीनों जब नेगेटिव होंगे तो वो नेगेटिव नंबर ही देगा ना, और अगर मैं एक नेगेटिव ले लेता हूँ दो पॉजिटिव लेता हूँ तब भी मेरे पास एक नेगेटिव नंबर आएगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, यानी कि तीनों नंबर अगर नेगेटिव होंगे तब ये कंडीशन फुलफिल करेगी, और एक कोई सा एक भी होगा ना नेगेटिव तब भी ये कंडीशन फुलफिल करेगी। हाँ जी, बी नेगेटिव, सॉरी एक मिनट मैं समझा नहीं आपकी बात। सर यहाँ पे बी को नेगेटिव लेंगे, अगर मतलब बी नेगेटिव हुआ तो उसका स्केयर अगले में पॉजिटिव हो जाएगा, तो इनका आंसर मल्टीपल मतलब पॉजिटिव ही हाँ आना है। हाँ, इस केस में सही कह रहे हैं आप, ये आंसर इसका जो है ना ऐसे ही आएगा। तो जब आप ये कंसिडर करेंगे ना बी स्केयर सी, तो अगर आप नेगेटिव बी का वर्स्ट केस हम क्या ले सकते हैं, इसमें बी नेगेटिव ले सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाली क्वेश्चन के अंदर, और नीचे हम उसको जब नेगेटिव को जब स्क्वायर के अंदर पुट करूंगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या बना मेरे पास, एक पॉजिटिव नंबर। तो हमारे पास हमेशा ए बी की जो वैल्यू होगी ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ये भी आसान सा सवाल है। A, B, C are integers such that A is less than B less than C। ठीक है, तो वो कहता है क्वांटिटी ये है कि तीनों को सम करो, तीन पे डिवाइड करो, ये क्या, इसका क्या मतलब है, ये मीन है, ये हमने मीन निकाला। ठीक है, उसका मीन निकालो, क्या क्वांटिटी ए में उसका मीन दिया हुआ है, क्वांटिटी बी क्या है बी। अच्छा, सिनेरियो देख के तो आपसे कुछ वैल्यूज पुट करके आप देखेंगे तो आप कह देंगे कि जी वो क्वांटिटी, कुछ केसेस में आंसर आ जाएगा, हाँ जी दोनों आपस में ना बराबर आ जाएंगे कुछ केसेस में। ठीक है, लेकिन ज्यादातर आप कुछ केसेस में ये भी देखेगा, अगर मैं सी जो है ना बहुत बड़ा कंसिडर कर लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ ए जो है 1 लेता हूँ, टू बी जो है 2 लेता हूँ, और सी में लेता हूँ 100। ठीक है, उस केस में जो मेरे पास आंसर आएगा ना वो क्वांटिटी ए ग्रेटर आ जाएगी। ठीक है, तो जब इस तरह का सिनेरियो हो ना, अगर वो कहता है ना कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तब मेरे पास क्वांटिटी ए और क्वांटिटी बी बराबर था। ठीक है, लेकिन जब वो कह देता है इंटीजर्स, तो हम इंटीजर्स तो कुछ भी ले सकते हैं, मतलब कि मैं सी भी बहुत बड़ा ले सकता हूँ, ए मैं काफी छोटा ले सकता हूँ। तो जब इस तरह सिनेरियो आ जाता है ना इंटीजर्स वाला सिंपल, तो इस केस में मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास बनेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि सपोज मैंने आपको कहा मैं ए 1 ले लेता हूँ, ए मैं 1 ले लेता हूँ, बी मैं 2 ले लेता हूँ, और सी जो है ना मैं 100 ले लेता हूँ। तो जब मैं इनका मीडियन निकालूंगा, और सॉरी निकालूंगा ना, 1 + 2 + 3 103 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो कुछ एक वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 33 या अराउंड 34 आएगी मेरे पास, 34 पॉइंट समथिंग। ठीक है, और जब मैं क्या कहते हैं इससे कंपेयर करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, बी क्या है मेरे पास 2 है ना, तो 34 इज ग्रेटर देन 2, तो इस केस में ए आएगा। लेकिन आप कुछ केसेस में देखेंगे क्वांटिटी बी भी दोनों आपस में बराबर भी आ रहे होंगे। ठीक है, तो इस केस में ना आप क्वांटिटी डी को चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी आसान है। if x square is equal to y square, which of the following must be true। जब भी x square वाले सवाल आते हैं ना, तो आपने जब उनका स्क्वायर रूट लेते हैं ना दोनों तरफ, तो वो प्लस माइनस लाजमी आता है, यानी उनकी दो वैल्यूज आती हैं, x की भी दो वैल्यूज होंगी और y की भी दो वैल्यूज होंगी। तो जब मैं इनका एंड रूट लूंगा ना दोनों तरफ, तो मेरे पास क्वांटिटी ए बने, तो पार्शली ठीक है पार्शली गलत है, तो ये 100% ट्रू नहीं है, यानी कि इसका बेसिकली आंसर होना चाहिए प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई, जो कि नहीं गिवन है ना, तो हम क्या कहते हैं इसको चूज नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी भी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, यानी कि मैं इस वाली इक्वेशन को देखूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर को मैं उधर जाके माइनस कर दूंगा ना, तो ये इक्वेशन जो है ना सेटिस्फाई कर जाएगी। ठीक है, इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये करेक्ट है। ऑप्शन 3 देख लें। ऑप्शन 3 मेरे पास एब्सोल्यूट एक्स माइनस एब्सोल्यूट वाई, तो ये भी आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि कोई भी आप वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस भी पुट करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है ना सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस।
ठीक है, यानी कि जो नेगेटिव में मैं वाई को पुट करूंगा ना इसमें, तभी वो पॉजिटिव हो गया। 2 और 3 का करेक्ट आंसर इस केस। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इफ पी एंड के आर इवन, तो यानी कि पी और के जो है ना, मैं 2 ले लेता हूँ और के जो है ना 4 ले लेता हूँ, और इवन है, और क्यू जो है मेरे पास ऑड है। तीसरा नंबर जो है ना उसने क्यू जो दिया है वो ऑड कह रहा है, और बाकी दोनों जो है ना पी और के वो इवन है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इवन। ठीक है, आप क्या करें, वैल्यू जूम कर लें और उसको सेटिस्फाई करके देख लें कि कौन सी वैल्यू जो है ना क्या क्या कहते हैं, इवन नहीं बना रही। सही है, तो पी जब भी दो वैल्यू जो है आपस में मल्टीप्लाई करती है ना, इवन, जब भी दो इवन वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करती है वो हमेशा आंसर इवन देती है। ठीक है, तो ये तो आप कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि पी की जो की के जो है ना ये इवन देगा। पी क्यू को देख लेते हैं। पी को मैं जूम कर लेता हूँ 2, और क्यू को मैं जूम कर लेता हूँ 3। 2 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा मेरे पास, 6। तो ये भी इवन है, इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, सी को देखें। सी है मेरे पास के डिवाइड पी। के को मैं लेता हूँ 6 और पी को मैं लेता हूँ 2, तो ये आएगा ऑड। 6 डिवाइड बाई क्या था, पी मैंने क्या लिया था 2, 6 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा 3। तो इस केस में तो ये बन रहा है 3 सी। क्यू पी क्या है, मैं ना वैल्यू अज्यूम कर लेता हूँ ताकि ना आसानी रहे। क्यू मैं ले लेता हूँ इस केस में 7। ठीक है, और पी ले लेता हूँ 2। ठीक है, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, और मैं डिवाइड करना है इसको के पे। के मैं ले लेता हूँ 2 अगेन। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, ये 7 इंटू 14, 14 डिवाइड बाई 2 7। ठीक है, ये भी मेरे पास जो है ना ऑड बन रहा है। ठीक है, इसको भी आप कंसिडर कर लें। ठीक है, सी और डी, लेकिन अब अभी है ना हम सी को जो है ना, बेसिकली सी आंसर नहीं है इस केस में। इस केस में आंसर जो है ना डी आएगा। ठीक है, अब जब क्यू क्यू ये जो ई भी है ना, तो आप चूज करेंगे तो ये भी क्यू क्या है मेरे पास ऑड है, और ऑड को जब भी मैं डिवाइड करूंगा ना इसके साथ, बल्कि इसका आंसर ई बनेगा, सॉरी ऑप्शन ई। ठीक है, वो इस तरह बनेगा, क्यू को मैं डिवाइड करता हूँ पी के साथ, और ऑड को जब भी आप किसी इवन के साथ डिवाइड करेंगे ना, तो हमेशा आंसर जो है ना वो एक इंटीजर नहीं आएगा, इंटीजर कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं 7 को ना 2 पे डिवाइड करता हूँ, तो ये 3.5 आ जाएगा। मैं लेता हूँ 9 को ना 2 पे डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास 4.5 आ जाएगा। तो कभी भी इंटीजर नहीं आता। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू अज्यूम करके देखेंगे, तो ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अच्छा, कुछ वैल्यूज होंगी जिसमें आप ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे ना सी और डी, तो वो इवन आ रही होंगी, और कुछ केसेस में ओड आ रहा होगा। इसको आप कंसिडर ना करें। आप इसका जो आ रहा होगा ना आंसर, वो बेसिकली ये आएगा ई की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि इवन सी और डी भी कभी कभी इवन हमें दे रही होंगी आंसर, लेकिन ई एक ऐसी ऑप्शन है जो कभी भी हमें इवन आंसर नहीं देगी, हमेशा एक अदर देन इंटीजर आंसर देगी। तो ई विल बी द राइट आंसर इन दिस केस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे पास। 0 की नंबर लाइन गिवन है 0 ए बी सी डी। ठीक है, और डी जो है ना ग्रेटर है ए से, बी से और सी से भी। तो और ये जो ए बी सी डी है ना, ये सारे ना पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, इससे ना मैं एक इक्वेशन, उसने क्वांटिटी ए मुझे दिया ए इंटू सी, और क्वांटिटी बी दी है बी इंटू डी। अच्छा, इसको ना मैं आपको इससे बता देता हूँ। मैं ये लिखता हूँ ए इज लेस ग्रेटर देन ए। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ ना एक तरफ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सी। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे मैंने सी लिख दिया, यहाँ पे ए लिखना था, ए इंटू सी। ठीक है, और दूसरी तरफ मैंने मल्टीप्लाई करा बी, बी इंटू डी। ठीक है, अच्छा, राइट साइड पे ना मैंने एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई किया जो ग्रेटर है सी से भी, तो वो तो इक्वेशन जो है ना सेटिस्फाई करेगी हमेशा। ठीक है, यानी कि पहले तो सपोज मैंने 2 इज लेस देन 4 था, 2 इज लेस देन 5 कर लेते हैं सपोज। ठीक है, ये कंडीशन 2, यानी 2 जो है मैं 4 ले रहा हूँ। ठीक है, और 5 जो है डी है। ठीक है, तो मैं सी एक ऐसा नंबर लेता हूँ 3, 3 सी हो गया, और बी जो है ना मैं ले लेता हूँ 2.5। ठीक है, तो जब भी मैं क्या कहते हैं छोटा नंबर इस तरह मैंने मल्टीप्लाई किया ना बड़ा नंबर, तो
क्या कहते हैं, हमेशा जो है ना ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि ये ना नंबर लाइन की पॉजिटिव वाली नंबर, अगर ये नेगेटिव की तरफ होता ना, यानी कि ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तब तब हमारी जो है ना इक्वेशन जो है ना चेंज हो जाती है, यानी कि ए इंटू सी जो है ना ग्रेटर हो जाता है। लेकिन इस केस में क्या है कि जब मैं एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँ ना दोनों तरफ, तो इक्वेशन जो है ना ऑलवेज सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो क्वांटिटी बी विल बी द ग्रेटर इन दिस केस, ऑलवेज हमेशा ग्रेटर रहेगी। इसकी प्रॉपर्टी में मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉपर्टी बेसिकली सवाल कौन सा 14 है ना, 14 में ना इसमें सोल्यूशन में उसने दिया हुआ भी है कि इनकी प्रॉपर्टी हमेशा जब भी आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को दो आप ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करते हैं जो उससे बड़े हैं या उससे कंडीशन को, तो वो कंडीशन जो है ना सेटिस्फाई करती है हमेशा। कंडीशन जो है ना, जब भी आप नेगेटिव नंबर कंसिडर करेंगे ना इस केसेस में, तब वो इक्वेशन जो है ना चेंज हो जाएगी, वरना सेम रहती है। ठीक है, ये चीज़ है। और आप वैल्यूज भी अज्यूम करके देखेंगे ना, तब भी आंसर इसी तरह ही आएगा। तो कोशिश क्या करें, सवाल जो आप वैल्यूज अज्यूम किए बगैर करें, ताकि आपको टाइम बचे। तो वैल्यूज अज्यूम करके करेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और कुछ सवाल होते भी ऐसे हैं कि जिसमें आपको वैल्यूज अज्यूम करनी ही पड़ती है, तो आप वो तो करेंगे करेंगे उस केस में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 है, इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी एंड ए इज इक्वल टू 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी नेगेटिव। जब उसने कहा है ए जो है 2 है और ए सबसे बड़ा है, यानी कि बी छोटा होगा, यानी बी को हम 1.5 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, अच्छा ए बी को मैं कंसिडर कर लेता हूँ। ए जो है मेरे पास 2 है। ठीक है, और बी को मैं ले लेता हूँ 1। तो इस केस में तो 2 और 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और मैं बी तो बी जो है ना, मैं ले सकता हूँ 1/2 भी ले सकता हूँ, या -1/2 भी ले सकता हूँ। तो उस केस में क्या आएगा, -1/2 और 2 को तो -1 में मतलब नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो क्या है कि मैं 2 और 0 के तरफ, 2 और 0 के तरफ इन्फिनिट नंबर्स होते हैं ना, यानी कि मैं सी की वैल्यू भी 1 ले सकता हूँ। तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तब भी ये पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। ए और डी को भी इसी तरह ले सकता हूँ, ये भी पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। और बी और डी को भी मैं ऐसे ले सकता हूँ 1 और 1.5 कंसिडर करके, तब भी मेरे पास हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। तो क्या है, कुछ केसेस में नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन उसने कहा मस्ट भी नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव रहे। तो इस केस में ना आंसर ई बनेगा, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो ये फुलफिल कर रहा हो कंडीशन। ठीक है, अगर ये यहाँ पे होता ना ए इज इक्वल टू 0, ठीक है, तब आप कह सकते थे कि ऑल ऑफ दीज वैल्यूज विल बी सेटिस्फाइड। ठीक है, क्योंकि वो बाकी सारे नंबर छोटे होंगे उससे, तो वो सारे नेगेटिव आ रहे होते थे। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या है, कुछ में पॉजिटिव है कुछ में नेगेटिव है, लेकिन उसने सवाल में हमें कहा कि हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो हमेशा नेगेटिव है। अच्छा, ए चलने वाला सवाल कर लेते हैं। इफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 18, तो हमारे पास वो पूछ रहा है एक्स प्लस वाई कुड बी इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज, इंडिकेट टू सच वैल्यूज। ठीक है, दो इसमें इसमें आंसर बनेगा। ठीक है, अब इसमें से अगर हम वाई की वैल्यू कंप्यूट कर लें, ठीक है, वाई की वैल्यू क्या आएगी, +-2, सही है, अंडर रूट लिए हैं। ठीक है, अच्छा, जब हमारे पास है एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर हमें निकालना है, क्योंकि हमें एक्स तो हमें पता नहीं है ना, वाई की वैल्यू जब मैं 2 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ अपना, बल्कि आपको दिखा देता हूँ, टाइम कम रह गया, मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि 2 और सवाल मैंने आपको कराने वो मैं करा सकूँ। अच्छा, वाई कुड भी आइदर 2 और -2, ये तो हमें पता चल गया ना। ठीक है, तो जब मैं इसको एक्स के इसमें से निकालने की कोशिश करूंगा ना, तो वो कह रहा है कि एक्स जो है ना कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो हम वाई की वैल्यू जो है ना हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करेंगे ताकि वो नेगेटिव ना हो। ठीक है, तो -2 विल बी नेग्लेक्टेड इन दिस केस। ठीक है, और एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, एक तो आप एक्स की दो वैल्यूज आएंगे ना बेसिकली, एक आएगी -1 और एक आएगी 5। वो किस तरह आएगी, क्योंकि हमें एक्स प्लस वाई चाहिए ना, एक्स प्लस वाई की वैल्यू चाहिए। एक जब मैंने y की वैल्यू x की वैल्यू निकाली है, तो एक केस में मेरे पास आई 3 और एक केस में आई -3। तो 3 को मैं जब 2 में ऐड करूंगा तो 5, और -3 को 2 में ऐड करूंगा तो -1, तो -1 और 5 जो है ना आंसर आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 70 देखें। द रिमाइंडर व्हेन 10 की पावर 11 इज डिवाइडेड बाय 2,
रिमाइंडर हमें चाहिए। तो आप ना इसको इस तरह के सवालों को देख के घबराना नहीं है। इस तरह के सवालों को, ये बहुत ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। इसमें बस आपने थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करना है। इस तरह के सवाल को इस तरह सॉल्व करते हैं कि जब 10 की पावर 11 का मतलब है इसके 10 के आगे 11 जीरो लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा जीरो होगा। जब भी जो भी कोई भी नंबर जब 2 पे डिवाइड होता है ना, जिसके एंड पे जीरो आ रहा हो, तो वो उसका रिमाइंडर जीरो होता है, ठीक है। तो इस केस में हमेशा आंसर जो है ना, आप कोई भी 10 की पावर 15 भी दे दे, 10 की पावर 10,000 भी दे देना, तब भी इसका रिमाइंडर जीरो आएगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइड टू टू करेंगे ना, तो वो हमेशा रिमाइंडर जीरो आएगा। अच्छा, द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 13 इज डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, ये 13 की पावर 13 है ना, आप इसको क्या कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि 3 के आगे कितने जीरो लगे हैं, 13 जीरो लगे हैं, ठीक है। तो इसका जो रिमाइंडर है ना, वो क्या कहते हैं, 3 से आप डिवाइड कर, 3 से आपस में कट जाएगा, तब भी ये आंसर जो है ना, क्या कहते हैं, 3 से कट जाएगा, तो ये रिमाइंडर जो है ना इसका भी जीरो होगा, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो आंसर जो है ना, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 18 आसान है। एक मैं ना आपको थोड़ा सा एक सवाल कराना चाह रहा हूँ, वो थोड़ा सा ट्रिकी था, बल्कि ट्रिकी नहीं था, हाँ हाँ, जैसे ये वाला सवाल है, ये वाला आप देख लीजिए। द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स 1 to 80 इंक्लूसिव, तो ये वाला वो वाला फॉर्मूला लगेगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस 80 वन वन सॉरी, मैं आपको फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। 80, इसको सिंपल मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। 80 इंटू 80 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 81 डिवाइड बाई 2। तो आप जो भी आंसर निकालेंगे, इस केस में आंसर डी बनेगा। जब उसको सॉल्व करेंगे ना कैलकुलेटर पे, तो इसका आंसर डी बनेगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, द एवरेज ऑफ सेट 18 consecutive numbers in the set, स्मॉल इंटीजर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एव एव 22.5 यानी कि इसका मीडियम 22.5 होगा, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर उसने कहा है, बताओ कि क्या बनेगा। तो मुझे ना इसको देखने दे, जरा मैं आपको समझा देता हूँ ये। अच्छा, इवनली स्पेस्ड है ना चीजें, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जब इवनली स्पेस होता है तो एवरेज जो है मीडियन के बराबर होती है, ठीक है। और 22.5 इस केस में मीडियन है, तो देयर आर इवन नंबर ऑफ टर्म्स इन द सेट, यानी कि तो मीडियन इज हाफ वे बिटवीन टू नंबर्स। तो आप कोई भी वैल्यूज कंसीडर करेंगे ना इस केस में, तो आपके पास जो 9th नंबर होगा वो कह रहा है ना, आप बैकवर्ड काउंट करेंगे तो आपके पास आंसर आपको मिल जाएगा, क्या आंसर बन रहा है, ठीक है। यानी कि 9th पे सारा मीडियन आपका, तो आप पीछे आपका आंसर मिल जाएगा, तो इस केस में 14 विल बी द आंसर, ठीक है। अच्छा, तो अगर किसी का कोई जनरल क्वेश्चन है, ये सारे ना इजी सवाल है, ये नंबर सिस्टम वाले, अगर आपको नंबर लाइन का कंसेप्ट है और आपको ये वाला फॉर्मूला पता है ना, बेसिक कंसेप्ट यूज करने हैं आपने मैथ के जो आपने पढ़े हैं, और आप सॉल्व कर लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है ये वाला चैप्टर, ठीक है। और कल मैं कोशिश करूंगा या मैं ये एक्सपोनेंट्स एंड रूट्स वाला करूँ कवर, और या मैं डिविजिबिलिटी एंड प्राइस वाला कवर करूँ, ठीक है। और हमारे पास जो चैप्टर रहते हैं ना करने वाले इंपॉर्टेंट, जो काफ़ी आते हैं सवाल, वो आते हैं। अच्छा, मैंने ये ट्राइंग जो इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं ना, वो है ये एवरेजेस वेटेड एवरेज वाले, ठीक है, मीन मीडियन मॉड, ये वाला भी हमने करने वाला रहता है। रेशियोज मैंने आपको कल करवा दिया है, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें भी कभी काफ़ी सवाल आ जाते हैं, ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन वाला सवाल, ठीक है। तो ये भी जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये जो 3 चैप्टर है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला इस वीक में भी, बल्कि इवन नेक्स्ट वीक में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा इसको, ठीक है। कल जो है ना मैं वो वाला चैप्टर करूँगा, ये वाला, इन दोनों में से एक, डिविजिबिलिटी एंड प्राइम और एक्सपोनेंट्स एंड रूट्स वाले में से, ठीक है। अगर किसी का कोई जनरल क्वेश्चन है तो बता दें, वरना हम ना फिर सेशन को एंड करते हैं। जीआरए से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं आप, और आई से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, आई कोड गुरु से रिलेटेड भी पूछ लें कोई भी सवाल, या हैकाथॉन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप पूछ लें। नहीं है कुछ सवाल? चलें, सही है फिर।
ओके जी, अल्लाह हाफिज एवरीवन। जी आपका क्वेश्चन है किसी का? अभी माइक ओपन हुआ था एक। सर मेरा जनरल क्वेश्चन था रिकमेंडेशन लेटर्स के हवाले से कि मैं एक जगह देख रही थी, इन्होंने लिखा हुआ कि एकेडमिया के ही रेफरीज हों। तो मतलब कि वैसे तो अभी फिलहाल के लिए मेरे पास एट हैंड हैकाथॉन्स में से भी कोई ऐसा नहीं है कि जिससे मैं कहूँ कह सकूँ कि रिकमेंडेशन लेटर्स, क्योंकि मैंने भी रिसेंटली स्टार्ट किया, बट स्टिल जो रिकमेंडेशन लेटर्स 3 मांगे हुए हैं, उन्होंने कहा कि एकेडमिया के हों। तो इन एनी केस हैकाथॉन्स में तो शायद मुझे बेनिफिट भी ना हो उस जगह, उन्होंने तो क्या करना चाहिए? स्पेसिफिकली मेंशन किया, जी। तो आप फिर एकेडमिया के ही दीजिए, ठीक है। और अगर यूनिवर्सिटी उन्होंने, के प्रोफेसर, ओके। हाँ, और कुछ अगर अगर हो सके ना ऐसा, तो आप एक हैकाथॉन वाला भी देखें, तो ये दो आप वो करते हैं और एक वो करते, तो इतना वैसे मैटर नहीं करेगा। हैकाथॉन वाले की जो वर्थ है ना वो ज़्यादा काउंट होगी, क्योंकि अगर वो मेंशन तो कर देते हैं, लेकिन जब वो इवेलुएट करने बैठेंगे ना कि इसने इंटरनेशनल बंदे के साथ काम किया हुआ, तो उसकी वर्थ ज़्यादा होगी, ठीक है। ओके। और हाउ कैन आई कन्विंस लाइक समवन के हैकाथॉन में, अभी तो फिलहाल के लिए इनिशियली है, ऐसे टोल्ड के वो पिछले हैकाथॉन में जब काम किया था उसमें इतना कम्युनिकेशन था ही नहीं ग्रुप्स में, उन्होंने खुद ही इंडिविजुअली करके दे दिया था। सो ओके, उसमें तो कम्युनिकेशन ही नहीं इतना था, तो फिर भी अच्छा मैं आप, उनसे पूछ सकती हूँ? हाँ उनसे जितने जितने सवाल करने हैं ना आप करें, टीम लीड से पूछें, बार बार पूछें उनको, क्या मीटिंग अरेंज करें, मुझे बस समझाएं ये चीज़, मुझे ये कोड नहीं समझ आया, मुझे ये लाइन समझ नहीं आई। उनके वो जो 3 दिन है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे, उसमें आप जितना अवेल कर सकते हैं ना करें, ठीक है। वो आप वो सीखने के लिए ही है, वो चीज़ सीखने के लिए है, आप आहिस्ता आहिस्ता ही सीखेंगे और इसी तरह ही सीखेंगे। आप क्वेश्चन पूछें और खुद भी सर्च करेंगे ये किस तरह बनता है, क्या चीज़ है, क्या हो रही है चीज़, किस तरह होती है चीज़ें। तो ये जो है ना 3-4 हैकाथॉन्स बाद आप ना फेमिलियर हो जाएंगे, थोड़ी थोड़ी ना आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी कि ये चीज़ वर्क किस तरह करें, ठीक है। दरवाजा। और ओके। और कोई क्वेश्चन? हाँ, नो सर, थैंक यू वेरी मच। सही फिलहाल है। के यही था बिकॉज मैं एप्लीकेशन देख रही थी, तो हम्म, वहाँ पे मुझे कंफ्यूजन हाँ थी जी, इस हाँ, चीज़ की। कोशिश करें इंटरनेशनल जो है ना लोगों के साथ कोलैबोरेट करें। सारे ना हो बेशक, लेकिन एक या दो जो है ना, टोटल 6 मेंबर होते हैं ना, तो आप एक या दो तो इंटरनेशनल होना, बेशक इंडियन हो जाए, बेशक यूके की हो जाए, मतलब यूरोपियन हो जाए, बेशक यूएस की हो जाए, लेकिन एटलीस्ट आउटसाइड पाकिस्तान होना ज़्यादा बेहतर है। ओके, हम्म, आई विल अगर ट्राई। हाँ, थैंक यू। हाँ अगर नहीं मिलता ना, फॉर द लास्ट जी। केस, मतलब आखिरी दिन तक आपने एफर्ट की और आपको कोई नहीं मिला, फिर आप पाकिस्तानियों की तरफ चले गए, उनके साथ फिर कोलैबोरेट करते, ठीक है। चलना सही हो ओके। गया, चलना सही है। थैंक यू। वेलकम। चलना सही है, हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।